नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयर पीडिया पर। आज का तारीख है 29 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, पर पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज है, तो आप निश्चित ही वो अपना टारगेट प्राप्त कर लीजिएगा, जिस जिस टारगेट के पीछे आप वर्षों से लगे हुए हैं। ठीक है, तो एकदम डटे रहना है और टारगेट के पीछे एकदम मतलब आंख गड़ा के बैठे रहना। ठीक है, जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे आप। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात भागीदार के रूप में उभरा है, जिसने पिछले 5 वर्षों में कुल निर्यात का 50% से अधिक और लगभग 2.8 बिलियन डॉलर के पार कर चुका है? तो ये जो है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, हाल ही में भारत के साथ शीर्ष रक्षा निर्यातक भागीदार देश जो है वो यूएसए बन के उभरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक भागीदार देश बनकर उभरा है। ठीक है, भारत में अमेरिका उद्योग के प्रमुख चेंबर अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया द्वारा भारत अमेरिका रक्षा गठबंधन के एक महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी गई है। अमेरिका भारत रक्षा गठबंधन वैश्विक सुरक्षा को आकार देने और दोनों देशों की समृद्धि को आगे बढ़ाने में संयुक्त प्रयास के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अमेरिका को कुल निर्यात का 50% से अधिक और पिछले 5 वर्षों में लगभग 2.8 बिलियन डॉलर से अधिक के साथ अमेरिका रक्षा निर्यात के लिए भारत के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। ठीक है, चलिए, भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, जो कि मतलब एक्सपोर्ट है ना, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, जो पिछले 5 वर्षों की तुलना में 10 गुना अधिक वृद्धि है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लॉक हेड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम, बोइंग एच ठीक है, बोइंग के साथ एच उसके बाद बीई BAE सिस्टम, उसके बाद HAL और JEHAL जैसी अमेरिकी कंपनियों और भारतीय संस्थाओं के बीच संयुक्त उद्यमों और सहयोग के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में अमेरिकी रक्षा उद्योग ने 28,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां और अतिरिक्त 20,000 व्यक्तियों के लिए लाभकारी योजना सृजित किया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड BAL, ये सब सारे चीज जो भारत की कंपनियां हैं। लॉकहीड मार्टिन ये अमेरिकन कंपनी है। टाटा एडवांस सिस्टम ये भारत की कंपनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में विश्व MSME दिवस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कितनी नई पहल शुरू की है? तो नई पहल MSME दिवस जो मनाया गया है, ठीक है, उस पे 2 नई पहल शुरू किया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा। आपको मालूम है कि MSME मंत्री हैं वो जीतन राम मांझी। ठीक है, और बिहार के गया से वो सांसद है। ठीक है, इसे याद करें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ई-कॉमर्स का उपयोग करके सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पहल शुरू किया है। पहला पहल का नाम है ये वाला, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ONDC है, ONDC। ठीक है, और दूसरा, अच्छा इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन व्यापार में भाग लेने के लिए छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए MSME ट्रेड इन एनेबलमेंट मार्केटिंग टीम पहल शुरू की गई है। ठीक है, इसका इंग्लिश थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, हिंदी में क्या है। ये देखिए, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, इसका फुल फॉर्म है MSME ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। ठीक है, और दूसरा क्या है,
यशस्विनी इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो ये पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सौर गठबंधन के बारे में हम लोग कल भी डिस्कशन किया था, तो ये पहला संस्करण है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना, जो कि सौर संचालित ऊर्जा संक्रमण में बदलाव को गति देता है। ठीक है, ये महोत्सव 5 से 6 सितंबर 2024 तक होने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। त्योहार के दौरान व्यवसायी, शिक्षाविद, युवा लोग और समुदाय के नेता ज्ञान आदान प्रदान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा संचालित भविष्य बनाने की दिशा में वैश्विक सहयोग बनाने के लिए एक साथ आएंगे। ठीक है, सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में 4 मुख्य विषय हैं: युवाओं, समुदायों, महिलाओं और निजी क्षेत्र की भूमिका। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये थीम दुनिया भर के हितकारी में एक साथ लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा से बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का लगातार 6 विकासात्मक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक किया है? तो ये देखिए अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभ्यास के तहत ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, सही आंसर है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। चलिए बाकी सारा चीज इसमें बता दिया गया है, अभ्यास क्या है नहीं है। ठीक है, 6 एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ये बता दिया विथ अभ्यास। द टेस्ट वेयर कैरिड आउट विद द एडवांस रडार क्रॉस सेक्शन विजुअल्स एंड इंफ्रारेड एनहांसमेंट सिस्टम। ठीक है, अभ्यास इसको डेवलप कौन किया? डीआरडीओ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु एंड डेवलपमेंट थ्रू द प्रोडक्शंस एजेंसीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो के साथ ये सब टाई अप करके बनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रोफेशनल गर्ल्स प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया में कपिल देव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं कपिल देव। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, वह पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में एच आर श्रीनिवासन की जगह लेंगे। ठीक है, गोल्फ 3 दशकों से अधिक समय से कपिल देव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है, बाकी सारा चीज यहाँ पे देख लीजिएगा। और कपिल देव से जुड़ा जो मेन चीज है, वो उन्होंने 1983 में विश्व कप जो भारत जीता था उसका नेतृत्व किए थे, कैप्टन थे वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो मंदिरों का संग्रहालय जो है वो अयोध्या में बनाया जाएगा, यानी कि म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स अयोध्या में बनाया जाएगा, ये याद रखेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लगभग 650 करोड़ की लागत से अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए एक रुपए की टोकन राशि पर 90 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। यह संग्रहालय भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास और वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निष्क्रिय विरासत इमारतों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस प्रस्ताव के लिए लखनऊ में कोठी रोशन दुल्हा, मथुरा में वरसाना जल महल और कानपुर में शुक्ल तालाब को चुना गया है। ये सब मतलब जगह अभी नोटिफाई किया गया है। इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। ठीक है, टाटा सन्स प्रमुख निवेश होल्डिंग कंपनी है और टाटा कंपनियों का प्रमोटर है। ठीक है, इसमें टाटा। अभी यूपी का बात करें तो यूपी आप देखिएगा यहाँ पे मैप में, ये देखिए मैप में आप कल भी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो ये यूपी है। इसकी सीमा उत्तराखंड नेपाल से तो लगती है, बिहार से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो ये सारा चीज अभी यहाँ पे देखा। राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है।
आनंदीबेन अभी यहाँ पे राज्यपाल हैं। ठीक है। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत थे। और राज्यपाल पहले जो थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। और जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। महिला जनसंख्या 9.5 करोड़ और 10.5 करोड़ पुरुष जनसंख्या। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और 912 महिलाएं प्रति हजार पुरुष लिंग अनुपात है। पुरुष साक्षरता दर 67.7%। पुरुष साक्षरता दर 77.3%। महिला साक्षरता दर 57.2%। मुख्य भाषा यहाँ पे हिंदी और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू बोली जाती है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद। जिला यहाँ पे 75 है और विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80। राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंज। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश। राजकीय चिन्ह मछली। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। प्रमुख खनिज तांबा जिप्सम चूना पत्थर और डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। ताजमहल आगरा सारनाथ कुशीनगर और इलाहाबाद ये सब जो है यहाँ पे पर्यटन स्थल है। ठीक है। सारा चीज यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार जो है ये अभी अरुंधति रॉय को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अरुंधति रॉय। अभी इनके ऊपर एक केस भी चल रहा है जो इनको ये बोलते हैं कि भारत अच्छा नहीं है। मतलब ये तो बहुत अच्छी लेखिका थी लेकिन फिर भी कभी कभी मतलब इनको नेता बनना है इसलिए ऐसा ऐसा बयान देते रहते हैं। 27 जून को प्रतिष्ठित पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है। अर्डिंग ऑल अटल लेखक के प्रदान किया गया है। इनका जो बुक है अडिग और अटल ये इस बुक के लिए मिला है। 2009 में चैरिटी इंग्लिश पेन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पीटर की स्मृति में साहित्य पर सम्मान करता है। यानी कि हेराल्ड पीटर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है। ये याद रखिएगा। उन्होंने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिए कई बार क्वेश्चंस आ चुका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है तो अरुंधति रॉय ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो नवरत्न का दर्जा भी हाल ही में मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड को दिया गया है। शिप बिल्डर्स को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा दिया है। ठीक है। ये याद रखेगा। ये पाने वाला देश का 18वां सार्वजनिक उपक्रम हो गया है। ठीक है। अब इससे पहले इसके साथ ही मझगांव डॉक इंजीनियर्स लिमिटेड को कॉनकोर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आरसीएफ नाल्को एनएमडीसी आरवीएनएल एरकॉन और एडा जैसी कंपनियों में शामिल हो गई है। एक नव रत्न कंपनी के रूप में मझगांव डॉक को 1000 करोड़ तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इन कंपनियों को 1 साल के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की भी आजादी है बशर्ते 1000 करोड़ रुपए के भीतर रहे। ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिएगा नवरत्न कंपनी बनने के लिए पीएसयू को पहले एक मिनी रत्न कंपनी होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त कंपनी को लगातार 3 वर्षों तक 5000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट होना जरूरी है अनिवार्य है। और 3 वर्षों तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार बनाए रखना होगा। ठीक है। साथ ही 3 वर्षों के लिए इसकी औसत वार्षिक वृद्धि 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने 2000 वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 9,466 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार दर्ज किया है और अप्रैल 2024 में ईडा को सार्वजनिक उद्यम विभाग का नवरत्न दर्जा दिया गया था। तो इरेडा ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता दिया कि महारत्न नवरत्न और एक होता है मिनी रत्न। ये कैसे बनता है ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है।
ये है मिनी रत्न। ठीक है, इसमें सारे कंडीशंस लिखा हुआ है कि कैसे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब आपको मिनी रत्न और नवरत्न इसे मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि अभी वर्तमान में भारत में कितने महारत्न कंपनी है, तो टोटल 13 महारत्न कंपनी है, ये याद रखिएगा, टोटल महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसमें से एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, ठीक है, सीआईएल, सारे इसी में आ जाएगा, है ना। आईओसीएल, बीएचईएल, भेल जिसको बोलते हैं हम लोग, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सारे जो है महारत्न कंपनी है, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिल्म सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा में विकसित करेगा। और कौन करेगा? तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेबू प्रोजेक्ट लिमिटेड, मतलब ये दोनों मिल के ग्रेटर नोएडा में ये फिल्म सिटी जो है वो बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस फिल्म सिटी को 1510 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से विकसित किया जाएगा अगले 8 साल में। ठीक है, फिल्म सिटी का प्रारंभिक चरण आवश्यक फिल्म संबंधित सुविधाओं और एक फिल्म संस्था की स्थापना पर केंद्रित होगा। ठीक है, इसे स्टूडियो, ओपन सेट, आतिथ्य सेवाओं और कार्यालय स्थानों सहित विश्व स्तरीय फिल्म निर्माण सुविधाएं प्रदान करने की डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, फिल्म सिटी की शुरुआती चरण 3 साल में पूरा होगा, ये ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस ये कब मनाया गया है? यानी कि पाइनएप्पल दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 27 जून को। ठीक है, 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में अनानास का उत्पादन मुख्यतः त्रिपुरा में होता है, ये त्रिपुरा में सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत में क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य त्रिपुरा है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने अनानास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बागवानी मिशन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। कोस्टा रिका दुनिया का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक देश है। तो अगर देश पूछे तो रिका होगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस दुनिया के अन्य शीर्ष अनानास उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं सभी में ये आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।